हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अग्री एडिट। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट। अभी आपने ऑलरेडी आईसीआर पीजी एग्जाम पीएचडी एग्जाम खत्म किया होगा। जो मेनली पीजी एस्पिरेंट्स है, जो जिन्होंने मतलब आईसीआर एग्जाम दिया होगा, सीयूटी पीजी दिया होगा, अभी स्टेट एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज़ में है यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में वही चीज़ है कि रिजल्ट्स का क्या होगा, कितना रैंक आएगा, सीट कहाँ से मिलेगा, मेरा जेआरएफ होगा या नहीं होगा, और अगर जेआरएफ नहीं हो रहा है तो मैं मुझे कौन से कॉलेज लेना चाहिए, और मेरे मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए, और एमएससी के बाद एमएससी करने के बाद मेरा प्लान क्या होना चाहिए, और मुझे क्या करना है, पीएचडी करना है नहीं करना है, एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो स्टूडेंट्स के मन में अभी चल रहा होगा। और हर दिन मतलब स्टूडेंट्स मतलब गूगल करते होंगे या यूट्यूब में सर्च करते होंगे कि कट ऑफ क्या रहता है और उसमें क्या ट्रेंड है, और कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, और कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है, आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। ये चीज़ें आप लोग करते होंगे ना इस टाइम पे। तो मैं इसलिए इस वीडियो पे आपको हर एक चीज़ को क्लियर करने आया हूँ, ताकि आप लोग अभी नेक्स्ट का क्या प्लान बना सकते हो। एक पूरा एक क्लैरिटी दूंगा कि एमएससी करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, और आपके सीनियर्स जो प्रीवियस ईयर के बैच है, जो ये ट्रेंड क्या चल रहा है, और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं इस टाइम पे, और मैंने क्या किया था मेरे टाइम पे। मेरा पूरा स्टोरी बताऊंगा कि मैंने जब पीजी के लिए एडमिशन लिया था, उस टाइम पे जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद आज तक मैंने क्या-क्या किया है, और क्या डिसीज़न मेरे लाइफ़ में मैंने लिया है। ये स्टोरी सुन के आपको ज़रूर एक क्लैरिटी मिलेगा कि आप अपने लाइफ़ में मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या डिसाइड कर सकते हो, और डिसीज़न लेना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो वही बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले चीज़ मैं बताऊँगा कि आफ्टर एमएससी, जैसे कि अभी आपका एमएस एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप अभी रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे होंगे। तो अभी आप लोग ज़्यादातर क्या करते होंगे? सीरीज़ देखते होंगे, या रील स्क्रॉल करते होंगे, या यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ देख लिया, और ऐसा ही मतलब वेट करते होंगे कि रिज़ल्ट का थोड़ा रिज़ल्ट आने दो, रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा कि क्या होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, राइट? तो मैं बताता हूँ कि एग्ज़ैक्ट टाइमलाइन क्या हो सकता है। तो अभी जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था 3rd ऑफ जुलाई को, राइट? 3rd ऑफ जुलाई को आपने एग्ज़ाम दिया था, लगभग मतलब लास्ट वीक के अंदर-अंदर ही आपका की आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा, और की आंसर को चैलेंज कर सकते हो। मान के चलो और 2 वीक लगेंगे मैक्सिमम ये सब होने में, और स्कोर कार्ड आने में। इसके बाद फाइनल स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड के बाद मान के चलो और 2 वीक लग सकते हैं मैक्सिमम, आपके रैंक कार्ड आ जाए। तब तक आप पहुंच चुके होंगे अगस्त एंड तक, राइट? उसके बाद आप आईसीआर काउंसलिंग अटेंड करोगे कब? इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर एंड तक मान के चलो आपका एडमिशन हो जाएगा, और मान के चलो बाय दिसंबर, लेटेस्ट बाय दिसंबर आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ये एग्जैक्ट टाइमलाइन है। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है डेट्स, लेकिन वही है, जनरली यही टाइमलाइन फॉलो किया है एनटीए और आईसीआर ने पिछले 3-4 सालों से। तो आप इसी आइडिया को लेके जाना, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है? तो इसके बाद जब जब आपको सीट के लिए बहुत कन्फ्यूजन होगा कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट थिंग, एमएससी तो डिसाइड कर लिया भाई, मैं तो एमएससी करूँगा। एमएससी के लिए आपने खूब पढ़ा भी होगा, और आपने अभी जेआरएफ क्रैक भी कर रहे होंगे, या कुछ-कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी मतलब बाय एनी चांस मिस भी कर रहे होंगे। लेकिन करना क्या है आगे? आप आगे सबको तो सेटल होना ही है, सबको तो जॉब चाहिए होगा। जो भी उनका पैशन है, जो भी उनका इंटरेस्ट है, और जो भी वो लोग चाहते हैं, उसके लिए तो कुछ अचीव करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी आपने तो ऑलरेडी जेआरएफ के लिए मेहनत तो कर ली है, और अगर इन केस बाय एनी चांस आप कर भी नहीं पाए, कि लास्ट मोमेंट पे आपको रियलाइज़ होगा कि आपको एमएससी करना है, और आपको ज़्यादातर टाइम नहीं मिला होगा, लाइक, तो ये भी हो सकता है ना। बहुत अलग-अलग तरीके के स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट किया होगा, कुछ लोग बहुत लेट स्टार्ट किए होंगे, बहुत लोगों को टाइम भी नहीं मिला होगा, क्योंकि एकेडमिक्स की वजह से वो बहुत कंस्ट्रेंट होगा कि टाइम नहीं मिला होगा और अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाए। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को, ये मैं बताऊँगा क्या है ये 2 कैटेगरी, ठीक है? तो 2 कैटेगरी के लोगों के स्टूडेंट्स का बहुत सिंपल है, ठीक है? एक कैटेगरी में मान के चलूँ कि स्टूडेंट्स एक कैटेगरी के लोग हैं, जिनको मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, सब एमएससी करना था, वो पहले से भी डिसाइडेड थे कि मेन रीज़न एमएससी करने का वही था कि उनको आइदर पीएचडी करना है, या एमएससी एज़ अ ऑप्शन देखते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम एमएससी करके ही मतलब जो भी जॉब करना है वो करना ही है।
और ऐसा भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्टूडेंट लाइफ में अभी रहना है, अभी 2-3 साल उसको स्पेंड करना है, सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है, वो सब आएँगे फर्स्ट कैटेगरी में। जिनको मतलब सब्जेक्ट में कुछ भी करियर बनाना है, सब्जेक्ट में ही बनाना है। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मतलब इमीडिएटली बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या है। तो इसलिए एज़ अ बैकअप प्लान एमएससी का सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट एमएससी हो जाए, मेरा जेआरएफ फेलोशिप मिल जाए और अच्छा कॉलेज मिल जाए, ताकि मुझे 2 साल का सही एनवायरनमेंट मिले, जहाँ पे मुझे गाइडेंस भी मिले और मुझे टाइम भी मिले। इससे मैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ। यही 2 कैटेगरी होंगे जो मेजर होंगे, तो इसी 2 कैटेगरी के बारे में मैं बात करूँगा। तो जो सेकंड कैटेगरी है, वो तो ऐसा होंगे कि थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे या उनको मतलब कुछ लोगों को ऑलरेडी बहुत क्लियर होगा कि नहीं, मैं एज़ अ बैकअप एमएससी करूँगा, लेकिन मेरा मेन प्रायोरिटी है एग्ज़ाम को क्रैक करना। कोई भी एग्ज़ाम लो, आप यूपीएससी लो या आप स्टेट वाला एग्ज़ाम्स लो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स लो या बैंकिंग एग्ज़ाम्स लो, वो तो क्लियर रहेंगे कि उनको क्लियर करना ही करना है। जो क्लियर नहीं है, उनको बोलूँगा कि आप जब अभी जो टाइम है, इसी टाइम को एक्सप्लोर करके आप क्लैरिफ़ाई कर लो। मैं बताऊँगा कि क्या-क्या अवेलेबल ऑप्शंस है आपके लिए, ठीक है? तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, इनका मैं बता देता हूँ क्या है, एक्चुअल सीन क्या है, ठीक है? चलो मान के चलो कि आपने एमएससी का सोच लिया होगा और एमएससी कहाँ से करोगे? आपका जेआरएफ का मार्क्स या आईसीआरपीजी का मार्क्स अच्छा आया होगा या नहीं भी अच्छा आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने फाइनली एमएससी में एडमिशन ले लिया, तो एमएससी के बाद क्या? तो जब आप एमएससी एग्ज़ाम खत्म करोगे, कौन-कौन से ऑप्शंस है आपके पास? तो पहला चीज़ जो है मेनली जो है एआरएस एग्ज़ाम। तो एआरएस एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस साइंटिस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है, इसका आप एलिजिबल हो जाओगे अपने सब्जेक्ट्स में, तो इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हो। इसमें 3 लेवल्स होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। और ये भी ध्यान में रख लेना कि ये जो एलिजिबिलिटी है ना, ये रिसेंटली रिवाइज़ हुआ है। अभी इसको एमएससी एलिजिबिलिटी दिया है, ओके? बट बाय एनी चांस अपकमिंग जनरेशंस पे, अपकमिंग ईयर्स पे रिवीजन भी हो सकता है और पीएचडी में चला भी सकता है। कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ का, ठीक है? तो आप लोग आफ्टर एमएससी 2 साल के बाद एआरएस का प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब 2 साल के बाद क्या, आप एमएससी जॉइन कर तुरंत करते ही मतलब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये तो मेन ऑप्शन है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मतलब टारगेट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो अदर ऑप्शंस है उसका है एसएमएस, एसटीओ। ये जो ऑप्शंस है ना, ये टेक्निकल है। ये जो टेक्निकल है, ये आपके सब्जेक्ट्स में ही रहेगा। जैसा एआरएस के बाद जो आईसीआर के अंडर जो जॉब रिक्रूटमेंट निकलता है, वो एआर एसएमएस एंड एसटीओ है, जो टेक्निकल होगा, टेक्निकल काम होगा, जैसे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर होगा या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होगा। जो ये काम है आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में आपका रहेगा। इसके लिए भी आपको सेम एग्जाम ही देना पड़ता है जो एआरएस का है, एसआरबी नेट का। तो दोनों के लिए सेम है। अगर आपको पूरा इसके बारे में आइडिया नहीं है कि एसआरबी नेट क्या क्या है, एसएमएस क्या है, एसईओ क्या है और एआरएस क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरा ब्लॉग का लिंक है, उसको एक बार क्लिक करो और उसपे पूरा जानकारी लो, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि आपके पास मेजर ऑप्शन क्या है। देखो, अगर आप एग्रीकल्चर में सोचोगे ना, जो मेजर ऑप्शन सबके लिए होगा, जो मतलब पैशनेट है सब्जेक्ट में और उनको मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो एआरएस ही वन ऑफ द वेरी वेरी गुड ऑप्शन है, ठीक है? अगर चलो रिसर्च में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मुझे एपी बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो दिस इज लाइक अनदर गुड ऑप्शन। आप एमएससी करो, उसके बाद नेट क्लियर करो, तो आप एपी के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप एपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ का वही है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है इर्रेगुलर है। एक चीज़ तो इर्रेगुलर रिक्रूटमेंट का होगा, और जो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इतना ईज़ी नहीं है ये चीज़। आप सबको पता ही होगा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ क्या है एपी में, राइट? तो सिमिलरली एआरएस में भी जैसा है ना, इसमें भी मेन प्रॉब्लम क्या है ना, ये तो इर्रेगुलैरिटी है। यही मेन प्रॉब्लम है इन दोनों एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि एआरएस एग्ज़ाम हर साल वो निकालते हैं और हर साल अच्छे खासे वैकेंसी आएँगे। कॉम्पिटिशन लेवल ज़्यादा ज़्यादा है ऑब्वियसली, लाइक अगर कोई मतलब पोज़ीशन इतना अच्छा होगा तो कॉम्पिटिशन भी रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन का नहीं है, प्रॉब्लम इर्रेगुलैरिटी का है। हर साल ये निकलता नहीं है, कभी-कभी मतलब 2 साल में निकलेगा, कभी-कभी 3 साल में निकलेगा। अभी आप रिसेंटली देखोगे 2023 में निकला था, अभी 2025 में भी निकला है। तो हर मान के चलो कि हर 2-3 साल में आपको एक बार वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन एपी का तो कुछ बोल भी नहीं सकते कि कब आए और कौन से यूनिवर्सिटी में आए और वहाँ पे आप जा भी सकते हो या नहीं जा सकते हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे आपको। लेकिन अगर आप देखोगे ना, इन 2 कैटेगरी में आपको अगर लेना है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, तो आपका रिज़्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे कि आप काम करो,
अपने एमएससी में अच्छे प्रोजेक्ट्स में, अच्छे वर्क में, अच्छे फील्ड में और उसमें पेपर बनाओ, रिसर्च पेपर बनाओ, रिव्यू पेपर बनाओ, बुक्स चैप्टर्स लिखो, आर्टिकल्स लिखो और आप प्रोसेसर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, जितना भी मतलब रिसर्च में जितना आप कंपाइल कर पाओगे ना, जितना काम कर पाओगे उसको आप रखोगे, तभी आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। एकेडमिक के साथ साथ इनमें भी आपका अच्छा खासा होल्ड रहना चाहिए। ये सब होगा कब? जब आप एमएससी अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे इंस्टीट्यूट में लोगे जहां पे आपको अच्छा खासा गाइडेंस मिलेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। ये जो मेन ऑप्शन है स्टूडेंट के पास, जिनको मतलब सब्जेक्ट में बहुत सारा इंटरेस्ट है, वही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? सी, इसके अलावा जो ऑप्शंस है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, बोथ कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए, जो हर कोई देखता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होंगे मेनली जो रेगुलरली निकल रहे हैं ना, वो तो है एफसीए से रेगुलरली आता होगा और एनएससी भी आता होगा, कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया है, वेयरहाउस कॉर्पोरेशन है और भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट से लेकर रबर बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड है ये भी मतलब रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। इससे भी अच्छा और इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट और एक रिसेंटली नोटिफिकेशन आता ही जा रहा है, वो है सिल्क बोर्ड से। सिल्क बोर्ड से लगातार लास्ट 3 टाइम से मतलब रिक्रूटमेंट पोस्ट निकलते आ रहे हैं। वो भी इसका एग्जाम्स कौन सा एग्जाम से क्रैक करना है, इसको एसआरएफ एग्जाम या आईसीआर पीएचडी एग्जाम से ये लोग रिक्रूटमेंट ले रहे हैं। इसका भी जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट पोस्ट ही है, लेकिन आईसीआर के अंडर नहीं, ये दूसरा इंस्टीट्यूट है जो आपको साइंटिस्ट पोस्ट मिलेगा। उसके अलावा और भी आया था एक आईसीएफआरई, जो मेनली जेनेटिक्स के लिए था। तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज भी कुछ कुछ पोस्ट है जो निकल रहे हर 2-3 साल में, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, जहां आप लोग मतलब एज अ प्री डिटरमेंट फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मैं एमएससी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इन एग्जाम्स में फोकस करना है, उनको प्रिपेयर करना है और मैं इसको क्रैक कर लूंगा। अगर अभी से आप प्रिपेयर कर लोगे ना, कि डिसाइड कर लोगे ना कि आपको क्रैक करना है, तो आप आराम से कर लोगे, 2 साल में आराम से कर लोगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि आप एमएससी कहाँ से ले रहे हो। एमएससी ऐसे जगह लोगे जहाँ पे हर कोई चीज़ पॉसिबल हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, तभी ये चीज़ हो पाएगा। तो ये तो हो गया 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस तो आपके पास होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैंने बैंकिंग का नहीं बताया था। अगर कोई भी स्टूडेंट मतलब बैंकिंग में इंटरेस्टेड है, तो मेनली उसमें अभी तक का टॉप एग्जाम जो है वो नबार्ड है। नबार्ड एग्जाम, इसमें जिसमें अच्छा खासा कंपटीशन है और एग्रीकल्चर भी के लिए भी कुछ वैकेंसीज निकलते हैं, जो मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनका मतलब है कि इंटरेस्ट करना है वो लोग करते हैं। उसके अलावा आपको तो पता ही होगा, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम है वो तो आईबीपीएस ईएफओ है, जो एमएससी करने के बाद भी स्टूडेंट्स अभी लिख रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के थे वो लोग ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कंपटीशन की वजह से कि एमएससी में भी प्रिपेयर करना पड़ रहा है और इसमें अच्छा खासा वैकेंसी हर साल देखने को मिल रहा है। तो एक मेजर ऑप्शन है आईबीपीएस ए4 के अलावा आपके पास और भी है ऑप्शन, लाइक एसबीओ पीओ है, आरआरबी हो गए, आपके स्टेट के कुछ बैंक्स होंगे या प्राइवेट बैंक्स होंगे। तो इसमें भी वैकेंसीज हर साल या हर 2 साल में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एमएससी करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, बीएससी करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी मतलब रिक्रूटमेंट नहीं निकल रहा है। आपको ना सही से देखना पड़ेगा। जितने कंपटीशन है ना, एग्रीकल्चर कम्युनिटी इतना बड़ा नहीं है, इतना इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन है इतना कि अगर कोई ढंग से बैठ के डिसाइड करके प्रिपेयर कर लिया ना एग्जाम्स को, पहले साल तो नहीं लेकिन नेक्स्ट साल पे तो जरूर क्रैक कर लेगा। अगर आप सही से डेडिकेट करोगे, आप डिसाइडेड रहोगे रहोगे और आप फोकस रखोगे कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप कंफ्यूज रहोगे ना कि मुझे पता नहीं ये करना है या वो करना है, कोई एग्जाम निकल लिया पढ़ाई स्टार्ट कर लिया और कोई और एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर लिया, ऐसा थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा आपका। लेकिन आप एक बार डिसाइड करके टारगेट रख के चलोगे ना कि आपको स्पेसिफिक एग्जाम ही क्रैक करना है, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट। कि जितना कंपटीशन है, जितने एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, इसमें आपको क्रैक करना इतना इम्पॉसिबल नहीं है टास्क, जितना मतलब हर अदर फील्ड में होगा। अदर फील्ड में ऐसा हो सकता है कि बच्चे लोग मतलब इतना प्रिपेयर करते हैं, इतना दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनका प्रोबेबिलिटी जो है वो कम ही रहता है प्रिपरेशन का, कि इतना ज़्यादा लोग लिखते हैं एग्जाम को। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर एग्जाम्स में देखोगे ना, कंपटीशन लेवल को इतना ऐसा मैच करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ सीट्स में ना इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो है कि आपको पहले चीज़ क्लैरिटी लेना पड़ेगा कि आप इन सब चीज़ों में कौन सा कैटेगरी में जा रहे हो। ये तो हो गया सारा एग्जाम्स के रिलेटेड, जो एग्जाम्स होंगे, जो करियर आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी ऑप्शंस क्या होंगे आपके पास? सी, आप तो प्राइवेट में ऑब्वियसली जा सकते हो, उसके लिए पूरा क्या मैटर करेगा, आपका जो स्किल्स आप डेवलप करोगे एमएससी में स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक फील्ड में। अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है, फॉरेन अब्रॉड जब प्लान्स करने हैं,
तो you can always do it based on where you are pursuing your MSc and what skills you are going to develop. तो प्राइवेट के अलावा और क्या ऑप्शन है? तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स मतलब और ऑप्शन जो मिलेगा स्टूडेंट्स को वो स्टार्टअप्स का मिलेगा, लाइक एग्रीप्रेन्योर्स। वो ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, लोग इतने जाते नहीं हैं कि ये थोड़ा रिस्की है ऑब्वियसली। तो माइंडसेट ऐसा भी रहना पड़ेगा कि जो रिस्क लेने के लिए रेडी है वही जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जा रहा है, जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जो मतलब बीएससी के बाद स्टार्ट किए होंगे या एमएससी के बाद स्टार्ट किए होंगे बेस्ड ऑन द आइडिया। तो आपको भी मतलब आपका पोटेंशियल है, आपको लगता है आप कुछ नया कर सकते हो ना, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज प्लान फॉर इट। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जो मैं कर रहा हूँ वो भी कर सकते हो। कि मैंने जब मैं बताता हूँ मेरा पूरा स्टोरी, अगर टीचिंग लाइन में जा सकते हैं ना तो आप कुछ अपने दम से कुछ भी करो, या कोई भी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होंगे या एग्रीकल्चर कॉलेज होंगे जहाँ पे आप जाके एडमिशन जाके आप रिक्रूट हो सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर एमएससी। एमएससी आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट में काम करो या खत्म करो और उसका अच्छा खासा नॉलेज आप लो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो और पढ़ाने का तरीका को आप प्रैक्टिस करो, ताकि आप सीधा जाके कोई भी प्राइवेट कॉलेज तो अपने इतने बन चुके हैं ना एग्रीकल्चर वाले अभी पूरा इंडिया में, आपको तो इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं होगा कि ज्वाइन करने के लिए। हो सकता है कि आपको सैलरी थोड़ा कम मिल रहा होगा स्टार्टिंग पे, लेकिन बेस्ड वो भी तो डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितना है, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसके ऊपर आप इसमें भी अच्छा खासा करियर बना सकते हो। यही हो गया कि आप अगर बहुत कंफ्यूज हो ना कि आपको क्या करना चाहिए, ये जो एग्जांपल्स मैंने दिया है ना ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, जो आपके सीनियर्स कर रहे होंगे और आपके जो फ्रेंड्स है वो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। इसके अलावा जो मेन चीज़ मैंने स्किप किया था वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो था कि केस 1 केस 2 का मेन है यूपीएससी का। इसमें भी अच्छे खासे लोग प्रिपेयर करते होंगे, तो दिस इज ऑलवेज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन है, प्राइम ऑप्शन। अगर आप पैशनेट हो कि आपको सिविल्स करना ही करना है, तो यू कैन ऑलवेज प्लान फॉर इट, नो मैटर लाइक यू आर परस्यूइंग द एमएससी और नॉट, और नो मैटर लाइक फ्रॉम वेयर यू आर परस्यूइंग द एमएससी। यूपीएससी के अलावा आपको तो पता भी होगा कि हर एक स्टेट का अपने अपने वैकेंसी निकलते हैं। जैसे कि इसमें आपने बताया नहीं कि इसमें बीएससी में एओ, ईडीओ और हॉर्टिकल्चर के लिए असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर एएचओ, सो ऐसे पोस्ट तो मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में हर 2-3 साल में 3-4 साल में निकलते होंगे। सीट का भी मतलब कुछ-कुछ ऐसा पोस्ट है जो निकलता है, राइट? देयर आर लाइक आप लिस्ट करोगे ना आपको मिनिमम टू मिनिमम ऐसा 10 ऑप्शंस तो मिल जाएँगे, जहाँ पे आप बैठ के प्रिपेयर करोगे तो आपको आपका आराम से रिक्रूटमेंट हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बस, ठीक है? क्लैरिटी के लिए तो मैंने बोल दिया कि क्या-क्या आप ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। ये दोनों कैटेगरी के लिए है, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के हो या सेकंड कैटेगरी को हो। लेकिन जो आप परस्यू करने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट कैटेगरी के लोग स्टूडेंट्स क्या करें करना चाहिए, अगर उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दो, उसमें ज़्यादा फोकस करो, अपना रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करो और साइमल्टेनियसली आप डिसाइड करो कि आप में स्टार्टिंग 3-4 ऑप्शंस में क्या करना है आपको। सब्जेक्ट में रहना है तो आप डेफिनिटली उसमें सब्जेक्ट में काम करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल अश्योर्ड हो कि आपको नहीं करना है सब्जेक्ट में कुछ भी, आप सेंट्रल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो, तो दोनों को बैलेंस करो और अच्छा एमएससी भी करो और एग्जाम्स को प्रिपेयर भी करो, ताकि आपका प्लान बी हमेशा बना रहे, ठीक है? प्लान सी के बारे में कभी मत सोचना, ठीक है? बी काफ़ी ज़्यादा लाइक एनफ है, इससे ज़्यादा आप सोचो मत कि प्लान सी क्या होगा, प्लान डी क्या होगा। 2 प्लान से चलना ही मतलब सम टाइम रिस्की हो सकता है। तो 2 ही रखो, उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा सोचो मत और ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत रहो, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था इसके एग्ज़ाम के बाद। अभी मुझे पता है ना, एक चीज़ मैं इसलिए इस वीडियो को कर रहा हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होंगे मतलब फालतू में टाइम वेस्ट करते होंगे अभी कि सोचते-सोचते कि रिज़ल्ट आने दो उसके बाद डिसाइड करूँगा मैं, अभी तो मतलब दिमाग पूरा डिस्टर्ब्ड है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, कुछ क्या फ़ोकस करूँ? मुझे तो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि मुझे एमएससी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिना एम उसका वो क्लैरिटी के बिना मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने क्या किया था, जो हमारा एग्ज़ाम जो खत्म हुआ था वो 2020 में हुआ था और ये सितंबर में हुआ था, राइट? तो उसके बाद जैसा मैंने बोला कि नवंबर तक तो रिज़ल्ट आ गया और दिसंबर के बाद मेरा एडमिशन हो गया था, ठीक है? और उसके बाद 2 साल का मैंने एमएससी किया और उसके बाद पीएचडी किया। लेकिन इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ था। जब मैंने सितंबर में एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मैं ऑलमोस्ट, अगर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने बताया भी था कि मैंने 1 एंड हाफ ईयर उसमें प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम में लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है? तो लगातार 1 डेढ़ साल से प्रिपेयर करते-करते मुझे एक प्रैक्टिस हो गया था कि मुझे पढ़ना अच्छा लगने लगा था, ठीक है? तो उसके बाद मैंने क्या किया, तुरंत ब्रेक मिल गया तो मैंने 2 वीक का ब्रेक लिया था, उसमें बीच में कुछ नहीं किया 2 वीक एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ? फ्री टाइम में क्या करूँ? क्या करना चाहिए मुझे?
तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि IBPS AFO का वो वैकेंसी और रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन निकला था, तो मैं तुरंत उसको भर लिया। तो IBPS AFO में आपको पता होगा तो इसमें भी प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। लेकिन थोड़ा प्रीलिम्स का कुछ अलग क्राइटेरिया है इसमें। क्या है कि आपको एग्रीकल्चर के अलावा एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, उसका रीजनिंग पता होना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए, राइट? मुझे एक अच्छा लगा कि इस चीज़ को कि मैं कुछ नया सीखूँगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसा फैक्टर्स है जो मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स के लिए आपको चाहिए होगा। सिर्फ IBPS AFO के लिए नहीं, सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं। हर एक जो कैटेगरी होगा उसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स तो ऐसा होंगे क्वेश्चंस जो मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश से आ सकते हैं, मेजॉरिटी में बता रहा हूँ। और इसके साथ-साथ आपको जनरल नॉलेज का भी रहना चाहिए, जीके भी आपका सही होना चाहिए, आपका प्लस जी जनरल एग्रीकल्चर भी सही होना चाहिए। तो प्रीलिम्स से तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो रहा था कि मुझे ठीक है, अगर मैं इन केस में डिसाइड करूँ कि कोई कोई भी एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, तो मैं जो अभी प्रिपेयर करूँगा वो फाउंडेशन बन जाएगा। और टाइम भी तो इतना था कि एग्ज़ाम के बाद कुछ था ही नहीं दिमाग में कि क्या है, तो मैं पूरा प्रिपरेशन उसी में लगा दिया। और उसके बाद मेंस में तो पता था कि जनरल एग्रीकल्चर ही था, तो जनरल एग्रीकल्चर तो मैंने ऑलरेडी JRF के लिए पढ़ा था, उसको रिवाइज़ ही तो करना था। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँ और देखूँ कि इसका एग्ज़ाम में कैसा निकल रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ का प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था। और कहाँ से प्रिपेयर किया था? मैंने प्रीलिम्स का इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया था, जितने भी मतलब यूट्यूब में रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे, जितने भी चैनल्स थे, जिसमें मुझे अच्छे लगे थे, उसमें मैंने टॉपिक्स लिस्ट किया एप्टीट्यूड रीजनिंग का, कुछ-कुछ 8 टॉपिक्स इसमें लिया, 8 टॉपिक्स इसमें लिया, क्योंकि अगर आप टॉपर्स का स्ट्रैटेजी देखोगे ना, जो मैंने भी देखा था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि टॉपिक्स तो बहुत सारे मिलेंगे, आपको सिर्फ 5 से 8 टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वो भी जो जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएँगे। तो मैंने भी वही फॉलो किया और 1 महीने में लगातार मैंने प्रिपेयर किया, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे या 15 घंटे। तो जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने इतना ही प्रिपेयर किया कि 5 घंटे, 4 घंटे इतना ही निकाल रहा था हर दिन। और मेरे लिए भी थोड़ा टाइम दे रहा था कि मैं भी थोड़ा फ्री टाइम में, क्योंकि 1.5 साल तक तो प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो मैं फ्री टाइम पे बिता रहा था। तो उसके बाद प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया मेरा। 1 मंथ के बाद जब एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम के बाद मैंने मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ में हो गया था मेंस में कि जब मेंस का एग्ज़ाम था तब मेरा क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे तो ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे MSc करना। और अनफॉर्च्यूनेटली या भाई एक्सीडेंटली मैं बताऊँगा, अनफॉर्च्यूनेटली नहीं, एक्सीडेंटली मुझे सीटेक मिल गया, वो भी IRA से। सिर्फ़ इस चीज़ का खुशी था कि मुझे IRA मिल रहा है। इसका कुछ आइडिया नहीं था कि SST क्या है, उसमें क्या स्कोप है। जेनेटिक्स का तो बहुत हाइप है, सब लोग जानते ही होंगे। जेनेटिक्स का नाम सुनते ही मतलब सब लोग मतलब ओके अच्छा जेनेटिक्स से कर रहा है। तो ऐसा तो था माहौल ऑलरेडी। लेकिन सीटेक का ऐसा पता नहीं था और एक्सीडेंटली मैं बिना मुझे चाहे मुझे सीटेक मिल गया, ठीक है? तो वो तो मिल गया था, लेकिन IRA की वज़ह से तो इंटरेस्ट तो आने लग गया कि चलो IRA में तो अच्छा खासा टीचिंग होता होगा, क्वालिटी मिलता होगा। तो जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था उस टाइम पे मेरा क्लासेस भी स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए मैंने मेंस में इतना प्रिपेयर नहीं कर पाया। जो भी मैंने प्रिपेयर किया उसके लिए मैंने वो नाबार्ड का जो एक्स्ट्रा टर्म्स होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, जो करंट अफेयर्स होंगे एग्रीकल्चर के, उसमें ज़्यादा फ़ोकस किया। जो मैंने जनरल एग्रीकल्चर JRF में कवर नहीं किया था ना, उसमें ही फ़ोकस किया। ठीक है? उसके बाद मेंस ऐसा नहीं कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेंस भी मैंने क्लियर कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज़ से थी कि मेरा मार्क्स इतना ज़्यादा नहीं आया था। तो मैंने जब इंटरव्यू गया तो मुझे इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला हो पता है? आउट ऑफ वो 20 मुझे सिर्फ 8 मिला था। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं, क्योंकि मेरा यूजी का भी CGPA बहुत कम था। मैंने सही से मतलब सीरियस हुआ ही मतलब लास्ट ईयर तक, लास्ट 1.5 साल में। तभी से मैं पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी पूरा स्क्रैच से। तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कम्युनिकेशन भी मतलब इतना सही से नहीं था। मेन चीज़ कम्युनिकेशन अच्छा हो या बुरा हो, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, राइट? जो भी आपको पता है ना, आपको अगर किसी के सामने बोलना होगा तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए। वो तो पूरा लैकिंग था मेरे में। तो मुझे 8 मिला था एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने जाते ही अंदर आफ्टरनून से स्टार्ट था इंटरव्यू, मैं जाते-जाते मेरा लास्ट में आ गया था, तो इवनिंग हो गया था। मैं जाते ही गुड आफ्टरनून बोल दिया, वहीं से गया मेरा पूरा। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिगड़ गया था, तो मेरा वहाँ से आया था 8 में 20 और टोटल ओवरऑल सिलेक्शन में ना मेरा 15 मार्क्स शॉर्ट कर रहे थे सिलेक्शन के लिए। मुझे लगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं मुझे वो मेरा होता भी तो मुझे MSc ड्रॉप करना पड़ता। लेकिन मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया था IBPS से। ठीक है, उसके बाद मैं हमारा पूरा साल का ऑनलाइन था। ये एक अनफॉर्च्यूनेट था हमारे लिए कि बिकॉज़ ऑफ कोविड, पोस्ट कोविड हमारा जो भी सेशन था फर्स्ट ईयर MSc का वो पूरा ऑनलाइन ही था। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, IBPS तो हो गया, उसमें अच्छा खासा मुझे मतलब एक्सपोज़र भी मिला है और मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिला है कि मैं कर सकता हूँ।
लेकिन अभी पूरा साल तो मेरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में तो क्लासेस कितने होते थे? दिन में 2-3 क्लासेस ही होते थे। इतने ही क्लास थे एमएससी में हमारे फर्स्ट ईयर में। तो उनको भी मतलब साइंटिस्ट लोगों को भी मतलब नया-नया सिस्टम था, वो इतना एफिशिएंटली क्लास नहीं ले पा रहे थे। बहुत टाइम मिल रहा था मुझे। मैं सोचा कि मैं इस टाइम पे क्या करूँ? तभी मैंने एक एग्ज़ाम के बारे में देखा यूट्यूब से, वो था सीएसआईआर नेट। मैंने उसका बेनिफिट्स के बारे में भी देखा। सीएसआईआर नेट अगर मैं सिंपली बताऊँ कि क्या है ये, इसमें 2 ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे। एक ऑप्शन है कि आप पीएचडी अगर आईसीआर इंस्टीट्यूट से करोगे, आईसीआर एग्ज़ाम के थ्रू, तो पीएचडी के लिए आप 5 साल का फेलोशिप सीएसआर के से डिराइव कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से सीट लो आईसीआर से और पीएचडी और फेलोशिप लो सीएसआर से। क्या डिफरेंस होगा? आईसीआर जितना ओनली 3 इयर्स के लिए फेलोशिप देता है, लेकिन सीएसआईआर 5 साल के लिए देता है। तो एक तो वन ऑप्शन हो गया। लेकिन सेकंड ऑप्शन है, अगर आप लोगों को इन केस एग्रीकल्चर में इतना मन नहीं लग रहा है, कोई और फील्ड साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको कोई और फील्ड चेंज करना है, देन you can crack this exam, get a very good rank, and go for the PhD for another other science based institutes. ऐसे कुछ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स है जो मतलब सीएसआईआर के थ्रू एडमिशन लेते हैं और वहाँ से आपका करियर मतलब साइंस में होगा, रिसर्च में, एग्रीकल्चर के छोड़ के कोई कुछ और फील्ड्स में आपको रिसर्च में काम करना होगा। अगर आप लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो दिस इज द वन गुड एग्जाम यू कैन ऑलवेज कंसिडर, ठीक है? इसमें क्या क्या सिलेबस होगा उसका सारा सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जस्ट चेक इट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। और आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, फिर भी एक बार चेक कर लेना भाई, अगर उसके बाद इंटरेस्ट आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है? तो मेरा प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, इसका प्रिपरेशन पूरा लगातार 1 साल तक मैंने प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया? हर एक चीज़ का नोट्स बनाया और हर एक चीज़ को जानने लगा। जो चीज़ें मुझे मतलब पता नहीं थे जब मैं जेआरएफ प्रिपेयर कर रहा था, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ से मतलब पढ़ाई किया था। और 1 साल के बाद नेक्स्ट सितंबर, वो था 2021 सितंबर, तब तक हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया था। और इसमें एक प्रॉब्लम थी सीएसआर में कि कोविड की वजह से 2 साल एग्ज़ाम ही नहीं हुआ इसका। 2 साल या डेढ़ साल एग्ज़ाम नहीं होता और कोई एप्लीकेशन ही नहीं आता। जब मैं प्रिपेयर था इस एग्ज़ाम के लिए तब एग्ज़ाम ही नहीं आया। उसके बाद हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया यहाँ पे आईआरए पे। वो तब तो हम अलग ही जोश में थे कि हमें आईआरए जा रहे हैं और ऑफलाइन क्लास में जा रहे हैं। जब हम आए थे तब तक तो दिसंबर तक तो हमने खूब मज़ा किया यहाँ से, बहुत घूमा, बाहर एक्सप्लोर किया चीज़ों को और पढ़ाई भी स्टार्ट किया था, एमएससी भी था और एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। उसको अच्छा खासा अच्छे तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया। तो इस टाइम पे मेरा सीएसआर का पूरा जो मैं ग्रिप था, जो सिलेबस का मैंने कवर किया था और मेरा नॉलेज था, वो पूरा इवैपोरेट हो गया। और एक और लिमिटेशन था मेरे लिए, वो था सीड सेंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक प्रॉब्लम था, सीएसआर में जो भी मतलब पोर्शन है ना, मेजॉरिटी उसमें होंगे जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन, इकोलॉजी। अगर मैं देखूँ मेरे एमएससी में ये सारे सब्जेक्ट्स थे ही नहीं। जेनेटिक्स था फर्स्ट सेम में, वो भी बहुत बेसिक था जो मुझे ऑलरेडी आता था एमएससी में, लेकिन उसके अलावा जो एडवांस थे वो मुझे कभी पढ़ाया नहीं गया एमएससी में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही अलग था, तो उसमें अलग सा ग्रिप चला गया मेरे से। तो जब मैं सेकेंड ईयर में आया था 2021 में और उसके बाद सितंबर से 2022 सितंबर, तब तक मेरा एमएससी खत्म हो गया। तो इस टाइम तक क्या करना है? 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, कुछ ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। जो भी रिसर्च में काम करना था, जितना इंटरेस्ट था उसमें वहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन उसमें भी इतना स्पेसिफिक इंटरेस्ट आया नहीं और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि क्या क्या करूँ मैं? तो एक ही ऑप्शन बचा था उसमें कि पीएचडी करो भाई, आईआरए से हो, आईआरए मिल जाएगा अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ले लो पीएचडी। पीएचडी में फेलोशिप भी मिलता है, 31 तो तभी था, अभी तो 37 है। तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना चाहिए आपको। लेकिन सेफ साइड तो रहोगे आप कि आपको 31,000 पर मंथ मिल रहा है, आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे गाइडेंस मिलेगा आपको। तो मैंने अगस्त या जुलाई या अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 1-2 महीने प्रिपेयर किया और अगस्त एंड में या सितंबर में अगेन एग्जाम था एसआरएफ का, दे के आया था। लेकिन जो मतलब एग्ज़ाम मैंने पीजी में दिया था ना, उस लेवल का मतलब एन्जॉयमेंट मैंने पीएचडी प्रिपरेशन में नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रेंट आते हैं ना, आप भी मतलब इस चीज़ को याद रख लो, जितना टाइम आपने जेआरएफ प्रिपरेशन में लगाया होगा ना, इतना टाइम आगे कभी नहीं मिलने वाला। अगर आप एमएससी कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको बहुत शॉर्ट टाइम मिलेगा। जो भी रेसिडुअल नॉलेज आपने गेन किया है ना, उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने भी 2 महीने का काम प्रिपेयर किया था, लेकिन इतना प्रोडक्टिवली कर नहीं पाया। बिकॉज़ ऑफ लाइक थीसिस था, सबमिशन करने थे, रिसर्च का काम पीक में था। तो जो भी था किया, लेकिन उसके बाद भी मेरा ऑल इंडिया रैंक सेकंड आया था, जितना प्रिपरेशन किया था उसी से भी। तो ठीक है, इससे अच्छा लगा कि मुझे प्रिपरेशन
अच्छा चलो मेरा सेकंड रैंक आया है, सीट तो मिल जाएगा IRA में। तो इसी टाइम पे जब मेन रीज़न जो है मैंने जो टीचिंग स्टार्ट की थी वो CSR नेट ही था। कि CSR नेट में मतलब जितना कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रही थी, जो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया था जब मैं पीजी प्रिपेयर कर रहा था ना, उस वही मतलब एक चीज़ मुझे स्ट्राइक कर रहा था हमेशा कि स्टूडेंट्स कैसे करते होंगे इसको। मेरे जूनियर से उसको मतलब कैसा पता होगा इस सारे चीज़, मतलब इनको पता ही नहीं होगा जैसा मैंने स्ट्रगल किया था, वो भी स्ट्रगल करने होंगे कि और ऑनलाइन पे कोई रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं था। कोई भी यूट्यूब में ऐसा स्पेसिफिक चैनल था ही नहीं, मतलब जो मतलब पूरा JRF के लिए मतलब ओरिएंटेड हो और पीजी के लिए ओरिएंटेड हो, जिसमें हर एक चीज़ मतलब पीजी के लिए बताया गया हो, ठीक है? तो उसी टाइम पे मैंने जब सेकंड ईयर एमएससी में था, क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट लगा टीचिंग में। तो ऑलरेडी वो पहले से था, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना था तो मैंने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया। उसके बाद सेकंड ईयर से एक बैच चलाया था मैंने, वो ज़ूम पे चलाया था। उसके बाद पीएचडी में एडमिशन हुआ तो मुझे अलग से कॉन्फिडेंस आया कि मुझे इसको एक्सप्लोर करना है और भी ज़्यादा। और स्टूडेंट का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया फर्स्ट बैच से कि आप सर करो और इसको अच्छे से एक्सपैंड करो और हर एक चीज़ जो आप मतलब कर रहे हो ना, अलग-अलग सब्जेक्ट्स में भी करो। तो उसके लिए मैंने उसको टारगेट करके पीएचडी में जब एडमिशन लिया, उसको बैच स्टार्ट किया। सो अगर आप देखोगे 2021 से स्टार्ट किया था, 2022 में हमारा पेड बैच स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2023 में हमने प्लांट साइंस के साथ-साथ और सब्जेक्ट्स को ऐड किया, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी को ऐड किया था हमने। और 2024 जो प्रीवियस बैच थे उसमें 6 सब्जेक्ट्स को ऐड किया था और अभी 2025 वाला बैच भी 6 सब्जेक्ट्स में चल रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बैच जो अभी अनाउंस किया है 2026 का बैच है। लगातार हमने 5-6 सालों से काम किया है इसमें और एग्रीगेट कब पैदा हुआ, वो हुआ था जनवरी 2023 में। तब से हमने इसको प्लेटफ़ॉर्म को एक नाम दिया, उसके बाद इस प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट किया और इसके साथ अलग-अलग सब्जेक्ट्स को भी हमने इसको ऐड किया था। और यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, ये 2024 था एक्चुअली। 2024 में हमने 4 सब्जेक्ट स्टार्ट किया और 2025 में हमने 6 सब्जेक्ट स्टार्ट किया। अभी हमारा सेकंड ईयर है, जहाँ पे हम फुली फ्लेज्ड के सब्जेक्ट्स के साथ चल रहे हैं और उसके साथ-साथ हमने आईसीआर-पीएससी का कोर्स भी निकाला, एएसआरबी नेट का भी निकाला और आईबीपीएस का भी निकाला और सीयूटी-पीजी का भी निकाला था। ये तो मेरा कंप्लीट स्टोरी था। उसके बाद मुझे करंटली तो इसी चीज़ में थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो इसलिए मैं पूरा टाइम टीचिंग पे ही ध्यान दे रहा हूँ और उसमें ही ध्यान दे रहा हूँ कि मैं कंटेंट को कैसे इम्प्रूव करूँ, कैसे मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हेल्प करूँ। तो ये तो मेरा स्टोरी था। तो सिमिलरली लाइक आप भी मतलब जर्नी पे अगर आप टाइम वेस्ट ना करके हमेशा कुछ सोचते, उसको एक्सप्लोर करते और एक्सपेरिमेंट करते ना, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा और तभी आपको एक सुकून मिलेगा कि जो भी आपने किया है ना, आपके लिए सही है। अगर आप हर टाइम कन्फ्यूज़ स्टेट में रहोगे, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ में अभी इस कॉम्पिटिशन लेवल पे जो जनरेशन बहुत चेंज हो चुका है, जहाँ पे हर एक स्टूडेंट को मतलब सही क्वालिटी और सही कंटेंट मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर मतलब अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो मतलब मेहनत करेगा लास्ट में या कुछ टाइम बचा होगा, उसमें मेहनत करेगा, जिसको मतलब सही क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है ना, हर कोई अभी टॉप रैंक निकाल सकता है, कोई भी एग्ज़ाम में। अभी ऐसा ही ट्रेंड है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं की आंसर तक वेट करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो मेरा सजेशन वही है कि अगर आप लोगों ने एमएससी खत्म किया है, सॉरी बीएससी खत्म किया है, अभी एग्ज़ाम भी दिया होगा, सीयूटी पीजी दिया होगा, आईसीआर पीजी दिया होगा, अब स्टेट एंट्रेंस का भी देख रहे होंगे। चलो ठीक है, अगर पीजी में अच्छा नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट मैं स्टेट में ले लूँगा। अगर ऐसा सोच के आप कैलकुलेशन करते-करते बैठ जाओगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे। तो मेरा सजेशन सीरियसली लो कि अगर आप कुछ करना चाहोगे ना, एक्सप्लोर करो, कुछ अभी टाइम बचा है ना, अभी मेनली आपको इंटरेस्ट है, नहीं है आईबीपीएस एएफओ में, लगाओ एग्ज़ाम को और उसमें जो क्वांट्स रीज़निंग है, उसमें थोड़ा काम करो, मज़ा भी आएगा मैथ्स करने में, जिन-जिन को इंटरेस्ट है। थोड़ा अगर वो क्लियर करोगे ना, तो उसका अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर मैं बिना प्रिपरेशन में चला जाता हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो मुझे मतलब को लो हो जाएगा कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है, आपको ना पूरा आदत बनाना पड़ेगा। इट्स लाइक यू हैव टू मेक इट लाइक अ प्रैक्टिस कि आपको एग्ज़ाम देना एक आदत बनना चाहिए कि आप लोग जाओ एग्ज़ाम दो, जाओ एग्ज़ाम दो। कि ये तो ऐसा ही है कि कंडीशन कि आपको एग्ज़ाम देके ही क्रैक करना पड़ेगा। आपको क्रैक करोगे तभी कुछ जॉब मिलेगा। तो इसको ऐसे रूटीन बना दो कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, चलो ठीक है मैं देखता हूँ इसमें क्या है। रेसिडुअल नॉलेज तो हमेशा सबके पास होता ही है, जो यूज़ करके आप मिनिमम टू मिनिमम स्कोर कर पाओगे। और मेरे बारे में सबका एक-एक लैक नॉलेज कुछ ना कुछ होता ही होगा, ऐसा नहीं कि सब परफेक्ट होंगे जो पढ़ाई करते होंगे। तो मेरा भी मेन चीज़ है जो जिसके लिए मैं बहुत लोग ट्रोल भी किए होंगे, वो था सीएसआर नेट। मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया हूँ सीएसआर नेट, फिर भी क्लियर नहीं कर पाया हूँ उस चीज़ को। हाँ, मैं जनरल से हूँ, लेकिन
जनरल से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स है, मेरा फ्रेंड्स है, सीनियर्स है, जिन्होंने मतलब इतना प्रिपरेशन भी नहीं किया था, वो क्लियर किया है, जिन्होंने अच्छे खासे प्रिपरेशन किया, वो भी क्लियर किए, लेकिन मैंने नहीं क्लियर कर पाया अभी तक। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ लैकुनास होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। जो आप चीज़ कर रहे हो ना, उस पे आप फ़ोकस करो और आप उसमें मतलब हैप्पी रहो। ऐसा नहीं है कि कोई और ने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और आपने नहीं किया, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे। अगर आप कोई भी चीज़ में फ़ोकस कर रहे हो और आपको वो चीज़ में आपको अच्छा खासा डेडिकेशन आप लगा रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ मिल ही जाएगा मोस्टली, इसमें कोई डाउट मत रखना। तो अभी के लिए जो एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम बीच-बीच में आते रहेंगे, उनको दो और ऐसा नहीं कि आप 3-4 एग्ज़ाम को दे दिया और कोई भी पढ़ाई नहीं किया। ऐसा मत करो, 1-2 एग्ज़ाम ही लो, जो आपके लिए पॉसिबल होगा और उसमें पढ़ाई स्टार्ट कर लो और इतना कैलकुलेट मत करो, करके अभी क्या करूँगा मैं, उसमें तो नहीं जाऊँगा मैं, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो चीज़ें और जो नॉलेज आपको मिलेगा ना, जो प्रिपरेशन करोगे, जो आपको स्किल्स डेवलप होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बेटर आप इस चीज़ को याद रखना, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि कट ऑफ क्या है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा या किसी से पूछना है। पूछना तो ज़रूरी है, हर एक यूनिवर्सिटी में के बारे में आप जानो। इसके लिए हमने डेडिकेटेडली हर दिन, हर रात, दिन-रात मेहनत करके यूनिवर्सिटी वाला रिव्यू लेके आ रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं कि टॉप 3-4 का लेके आ रहे हैं। हर एक यूनिवर्सिटी जो है उसको कवर करने का हमने टारगेट रखा है। हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को हम कवर करेंगे, हर एक चीज़ को जानेंगे वहाँ से। अगर आप लोग अभी तक उसको वीडियो को नहीं देखे होंगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एक बार जाके देख लेना सही से। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी एग्ज़ाम लिख लिया तो अब दिन-रात मेहनत करो, 10-12 घंटे पढ़ो। लेकिन जो भी कर रहे हो ना, क्लैरिटी के साथ करो। आपको पता होना चाहिए कि एमएससी आप कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस है। जो ऑप्शंस है वही है, जो नहीं है यहाँ पे नहीं दिखाया है, वो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यही लिमिटेड ऑप्शंस है। ये तो लिमिटेड नहीं बोल सकता, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप सही से देखोगे ना, मिनिमम 10 से प्लस आपको ऐसे रिक्रूटमेंट्स मिल जाएँगे जो रेगुलरली हर साल या हर 2 साल से 3 साल में आ ही रहे हैं और उसमें भी अच्छा खासा वैकेंसीज़ आ रहे हैं। आप इस चीज़ में करना है कि आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन से में आप लोग जाना चाहते हो। उसके बाद ही आप उसमें काम कर पाओगे, जैसा आपने जेआरएफ में मेहनत किया था, ऐसा कर पाओगे, राइट? तो यही था इस वीडियो से। अगर स्टूडेंट्स आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया है या अच्छा नहीं गया है, आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जेआरएफ होगा या नहीं होगा, ये अभी मैटर नहीं करता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अगर आपको आईआरएम मिल रहा है तो ठीक है, उसके हिसाब से सोचो, अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी मिल रहा है, तो उसके हिसाब से सोचो, क्या करना चाहिए आपको। कुछ ना कुछ तो ट्राई कर लो, टाइम वेस्ट मत करना, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बना लेना। फ्रेंड्स के साथ मतलब कॉन्टैक्ट में रखना, कम्युनिकेट करना और चीज़ों को जानना कि नए-नए चीज़ क्या है, तुम लोग अगर के सीनियर्स ने क्या है, थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस बनाना हर एक चीज़ का, प्रॉपर होमवर्क करना, हर एक अलग-अलग डिपार्टमेंट का, हर एक अलग-अलग फील्ड का, उसका क्या प्रोस एंड कॉन्स है। उसके बाद कोई भी आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, उसमें आप काम करना स्टार्ट कर दो बस। ऐसा मत गो विद द फ्लो जो बोलते हैं ना, ऐसा वो फ्लेक्स करने के लिए होता है बस। हर किसी के पास कुछ ना कुछ आइडिया तो रहता है, लेकिन बोलने के लिए सब बोलते हैं कि मैं तो फ्लो में जा रहा हूँ, राइट? अगर आप इस जनरेशन में ऐसा सोचोगे कि मैं फ्लो में जाऊँगा, तो आप ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप तो कुछ ना कुछ तो कर पाओगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना तो कम हो जाता है, राइट? सो दैट्स ऑल इट इज़ फ्रॉम दिस वीडियो। मैं यही चीज़ बहुत दिन से मतलब प्लान कर रहा था कि मैं इस वीडियो को बनाऊँगा और जो भी स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड होंगे और जो भी स्टूडेंट्स ऐसा होंगे कि बहुत नाराज़ होंगे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ? मेरे को क्या करना है आगे? तो उनके लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ गाइडेंस चाहिए है, तो कमेंट सेक्शन में बता दो या आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर दो। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गाइड यू इन अ राइट वे एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड अ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दैट इज़ पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड। और जो भी मतलब रिलेटेबल लिंक्स होंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगा। हर एक एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से जान लो, उसके पैटर्न, उसके एलिजिबिलिटी, उसका सिलेबस, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए। और उसमें वैकेंसीज़ का आप देखो मत नंबर, ठीक है? वैकेंसीज़ तो रहेगा ही रहेगा कि आपको ऐसे सोचना है कि जो वैकेंसीज़ है ना, उसमें एक आपका ही है। ऐसा कॉन्फिडेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है? ये बोलने के लिए मुझे भी पता है आसान है, लेकिन आप करोगे ना, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन मिले और वैल्यू एडिशन मिले और मैं अगर आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, सच में ये चीज़ें आप में हो रहे हैं ना, आई नीड टू नो दिस इन द कमेंट सेक्शन। आप सीरियसली अगर जो भी मैं बता रहा था इस टिल नाउ, आपको कहीं कोई पॉइंट हिट किया है, तो उस चीज़ को आप बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। मैं ज़रूर देखता रहूँगा कमेंट्स। आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।